हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम प्रतिभा है और आज की वीडियो सभी सीटेट स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को। तो जैसा कि अभी तक हमने 2011 के प्रश्न पत्रों को देखा था, जिसमें हमने सीडीपी की भी बात की, हमने ईवीएस के भी पेपर देख लिए, हमने हिंदी के भी 30 क्वेश्चन देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं आज 2012 का पेपर। तो 29 जनवरी 2012 को जो पेपर हुआ था सीटेट का प्राइमरी लेवल का, यानी पेपर फर्स्ट की बात हो रही है। तो पेपर फर्स्ट की आज हम व्याख्या सहित इसकी चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे हम पेपर सेकंड को भी देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेंशन ना लें कि मैम पेपर फर्स्ट ही करा रही हैं, सेकंड नहीं करा रही हैं, तो सेकंड भी हम देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सीटेट में और बेहतर अंक, देखो सीटेट में पास होना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सीटेट में नंबर ज़्यादा अर्जित करना मुश्किल है। तो इसके लिए तैयारी इस हिसाब से हमें करनी चाहिए ताकि जो हमारे नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आए, क्योंकि मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया है सीटेट का, उनके जो रिजल्ट हैं वो आपने डिजी लॉकर से डाउनलोड कर ही लिए होंगे। तो अब न्यू फॉर्म का इंतज़ार करने से अच्छा है कि तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें। वही स्टूडेंट स्मार्ट माना जाता है जो पहले से प्रिपरेशन करता है, तभी आप दूसरे स्टूडेंट से आगे हो सकते हो। अदरवाइज आप फॉर्म का वेट करोगे कि फॉर्म जब आ जाएगा उसके बाद प्रिपरेशन कर लेंगे, तो वहाँ पे फिर आप चूक जाते हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके हो सकता है सीटेट में कम मार्क्स आए हों, उन्हें दोबारा पेपर देना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपको इसमें ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और किस टॉपिक से जो सीटेट एग्जामिनर हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मालूम हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। जो लोग 2011 के अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, उनकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। प्रश्नों को आप भी आंसर कीजिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश 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 बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन दो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार और विश्वसनीयता। मतलब जैसे मान लो एक टीचर है, कोई भी प्रश्न पत्र बनाने के बाद उसकी जांच करता है और क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। भाई देखो, जो पेपर बनाने का काम है वो डिफिकल्ट तो है, जो कोई भी पेपर बनाता है उसके लिए डिफिकल्टीज लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेपर बनाना इजी नहीं है। इतने सारे चैप्टर होते हैं, उन सभी के पार्ट्स आपको उसमें आपको तरह से एक तरीके से ये देखना पड़ता है कि आप उन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो या नहीं। आप ना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे सकते हो, ना ज़्यादा इजी दे सकते हो, और उस तरीके से ये होता है कि ऑल चीज़ें हमें पता चल जाए बच्चों की कि हाँ किस हिसाब से बच्चों ने पढ़ाई की है। तो यहाँ पे शिक्षक के लिए थोड़ा सा एक तरीके से हम कहें डिफिकल्ट भी रहता है। तो एक तरीके से उनका उद्देश्य भी है कि प्रश्न पत्रों के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करे। क्या करे? संपूर्ण विषय वस्तु को क्या करे? शामिल करे। वो उसका मेन उद्देश्य होता है, यानी प्रश्न पत्र के निर्माण की टेक्निक को जानना शिक्षक का सबसे अहम उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, और बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, यानी जो स्टूडेंट हैं उनके जो एक्सपीरियंस है, जो प्रशिक्षण है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिसके द्वारा प्रत्येक जो स्टूडेंट होता है वो सीख सकता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का रोल काफ़ी है, और एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे एक विद्यार्थी के जो अनुभव हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और एक तरीके से ये मेंटल प्रोसेस है। क्या है? एक तरीके से ये मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट आंसर है।
विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए। बाह्य परीक्षण की अपेक्षा शिक्षा करने नहीं, यहाँ पे होगा बाह्य परीक्षण की अपेक्षा शिक्षक शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा ऑप्शन है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकाय की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाह्य परीक्षण की अपेक्षा शिक्षक शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। भाई हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमें पता है बच्चों में कितनी कैपेबिलिटी है, किस हिसाब का कौन सा बच्चा है, ये सारी क्षमताएं जो उनकी हैं, तो वो सारी चीजें शिक्षक को बहुत अच्छे से मालूम होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, आकलन यानी असेसमेंट एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम से होती है, जो कि क्या करती है, शिक्षा प्रक्रिया के साथ, सीखने की क्रियाओं के साथ और अनुभव की उपयोगिता के बारे में हमें क्या करती है, सिखाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रदर्शित करती है, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 2, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए और परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, यानी मतलब ढेर सारी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, कठोर अनुशासन की बात हम करते ही नहीं है। अधिगम की केवल एक समान गति पर बल देना, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है, यानी सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराएंगे, डिफरेंस एक्सपीरियंस को अगर उपलब्ध कराएंगे तो जिससे क्या होगा, जो शिक्षार्थी होगा वो सीख पाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि हर एक बच्चा अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, उनमें किसी में रुचि अलग होती है, किसी में इंटेलिजेंट लेवल अलग होता है, सब अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो यहाँ पे उन अंतरों को स्वीकार करते हुए जब हम कोई भी टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, वो अपने सारे एक्सपीरियंस को लगा के बच्चों को एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई सब अलग अलग हैं, एक तरह के हों तो हम एक ही चीज़ करें, यहाँ पे डिफरेंस चीज़ें होती हैं, तो हर तरीके से हमको करना चाहिए ताकि बेहतर शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोस्की की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक यानी सोशल, आनुवांशिक यानी हेरिडिटी, ठीक है, नैतिक और शारीरिक मतलब फिजिकल, नैतिक मतलब मॉरल। तो यहाँ अगर हम वाइगोस्की जी की बात करें तो वाइगोस्की महोदय समाज संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनकी एक थ्योरी भी है जिसकी हम बात करते हैं सोशियो कल्चर थ्योरी। तो इनमें इन्होंने कहा कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके ज़्यादा बेहतर सीखता है। जब बच्चा सामाजिक यानी एक दूसरे से बातचीत करता है तो बच्चा बेहतर सीखता है, और उसमें उसकी जो मदद करती है वो भाषा मदद करती है। भाषा एक टूल की तरह इस्तेमाल होती है। यहाँ पे उन्होंने जेडपीडी की भी बात की, एमकेओ की भी बात की, यानी हम क्या कर सकते हैं, एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, यानी हमसे जो जानकारी में बेहतर है, जो ज़्यादा हमसे जानकार है, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। और जेडपीडी एक तरीके की सहायता है जिसको हमने कुछ टाइम के लिए दी, उसके बाद हमने उसको हटा लिया तो बच्चा अपने आप चीज़ें करने लगा। तो ये जो होता है कि भैया बच्चा जेडपीडी मतलब बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, और जब हम उसकी हेल्प करते हैं तब बच्चा क्या कर सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाइगोस्की के लिए भी एक क्लास हो तो मैं इसके लिए भी एक क्लास ले लूँगी, क्योंकि सीटेट में आपने देखा होगा वाइगोस्की से कई बार क्वेश्चन आता है, और मुझे लग रहा है कि हर बार एक ना एक दो क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट हैं, आते ही आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स छोड़ने भी नहीं चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है सामाजिक, ठीक है, यानी सोशल चीज़ों की, ठीक है। यहाँ पे सीखना या निष्क्रिय रूप से सीखने से अच्छा है कि बच्चा जो है वो व्यवहारिक और क्रिएटिव ढंग से सीखे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वह विद्यापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश 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 से प्रभावित है।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यानी पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत यानी कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, या गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस से, या वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी वाइगोस्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है उससे। तो यहाँ पे शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विद्यापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। किस चीज से प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। अगर हम बात करते हैं क्योंकि क्या होता है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि क्या है कि शिक्षिका कक्षा कक्ष में जो बहुत सारे मल्टीपल बुद्धि लब्धि वाले छात्रों की पढ़ाने के लिए क्या करती है, बहुत सारे कार्यों का उपयोग करती है। भाई सबकी इंटेलिजेंस लेवल अलग होती हैं, कुछ हो सकता है चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगता है, तो सब में इंटेलिजेंट जो आईक्यू लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो अगर मान लो आईक्यू लेवल डिफरेंट है, हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं, एक बच्चा बहुत तुरंत समझ जा रहा है, प्रतिभावान बच्चा, मंद बुद्धि वाला बच्चा है वो थोड़ा देर से समझता है, तो हमें ऐसी चीज़ें ऐसी कार्य देने पड़ते हैं, इस तरीके की टेक्निक लगानी पड़ती है जिससे वो बच्चा भी उन चीज़ों को समझ जाए। तो ये जो होता है ये बहुबुद्धि यानी गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के डैश सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशनात्मक सामग्री की उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका निरूपण बनाना, या फिर सीखने की तत्परता। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सक्रिय भागीदारिता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो शिक्षक द्वारा समूह चर्चाएं, अगर एक तरीके से कह दें तो जो समूह चर्चाएं मतलब ग्रुप डिस्कशन जो होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पे अगर हम सक्रिय भागीदारी की बात करेंगे तो आप जो ग्रुप डिस्कशन है या एक तरह से सहयोग की बात करें तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? यानी यहाँ पे अगर हम बात करें विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इसका राइट आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विषय वस्तु में प्रवीणता। तो जहाँ तक अगर हम बात करें शिक्षा से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि क्या होता है कि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब तक संभव नहीं है, एक तरीके से हम कहें तो शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो जो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो फिर बेटर नहीं है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो विषय वस्तु की प्रवृत्ता होनी चाहिए, उसको अपने जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य स्तर, ये राज्य है, एक सेकेंड, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, मतलब अगर राज्य स्तर पर कोई एकल गायन मतलब सॉन्ग गाने वाली प्रतियोगिता के लिए क्या करते हैं, विद्यार्थियों को तैयार करते समय जो स्कूल होता है वो लड़कियों को ज़्यादा वरीयता देता है। मतलब उनके माइंड में ये है कि भाई गाना गाने वाला काम लड़कियों का है, तो लड़कियों को वरीयता ज़्यादा देता है। यह दर्शाता है द लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, या प्रगतिशील चिंतन। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका क्या होगा?
तो ये यहाँ पे एक तरीके से लैंगिंग पूरा गया है, यानी एक तरीके से लड़कियां गाना गा रही हैं, तो एक तरीके से ये क्या दर्शा रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शा रहा है भाई। एक तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, विशिष्ट होता है, अतः उसके आधार पर लड़के और लड़कियों को प्रतियोगिता में हमें समान वरीयता देनी चाहिए, ना कि भाई लड़कियां हैं गाने की प्रतियोगिता है तो लड़कियों को वरीयता ज्यादा दो, दोनों को समान रूप से वरीयता दोगे तो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षक की सबसे प्रभावी पद्धति है, विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, तीसरा है श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, चौथा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या है? पढ़ाई, यानी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है अगर वो फेल हो गया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। अगर कोई बच्चा फेल हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, क्या बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है इसलिए वो फेल हो गया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, मतलब स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो उसको अलग से ट्यूशन दो तभी वो पास होगा, या फिर व्यवस्था फेल हो गई। तो जो राइट आंसर है वो है व्यवस्था फेल हो गई। अगर बच्चा फेल होता है इसका मतलब यही समझा जाता है कि व्यवस्था फेल हो गई, क्योंकि देखो विद्यालय बच्चों के लिए जो हम मेंटल, अगर फिजिकल यानी मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक और सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से अगर हम बात करें तो हम इन चीज़ों का निर्धारण करते हैं। बच्चे के एक एस्पेक्ट पर मतलब विकास नहीं होता, बच्चे के हर एस्पेक्ट पर हमको ध्यान देना पड़ता है विद्यालय को। तो एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा फेल हुआ है तो सिर्फ बच्चे की ही गलती है, यहाँ पे एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवस्था फेल हुई है। तो ये कहा जाता है कि जब बच्चा फेल होता है इसका मतलब क्या हुई है, आपकी जो सिस्टम है, एक तरह से व्यवस्था है, वो फेल हो गई है। दूसरा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, क्योंकि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। कौन कौन से 4 चरण होते हैं इसमें? पहला क्या होता है? योजना। दूसरा क्या होता है आपका? निर्देशन। तीसरा होता है आपका मापन, और लास्ट में क्या होता है? उसका मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन होता है। यानी पहले प्लानिंग से लेकर इवेल्युएशन तक का जो प्रोसेस होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर होता है। तो यहाँ पे जो शिक्षण होता है वो 4 चरणों में होता है। पहला योजना, दूसरा निर्देशन, तीसरा मापन, और चौथा क्या है? मूल्यांकन। तो ये जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को क्या करती है? बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13। समावेशी कक्षा क्या होती है एक तरीके से? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो देखो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करना है। तो एक तरीके से हम ये करते हैं कि विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही हमारी क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है।
तो एक तरीके से कक्षा में जो मल्टीपल चीजें हैं उनका एक तरीके से क्या करती है, उनको प्रोत्साहित करने का काम करती है आपकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या सत्य या असत्य प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं आपके सत्य या असत्य। कैसे होते हैं? सत्य या असत्य। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होते हैं वो किसी परीक्षण को एक तरीके से अगर कहें तो व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। यहाँ पे एक तरीके से झुकाव नहीं होता, या तो सही है या तो गलत है। तो यहाँ क्या होता है, ये थोड़ा सा संक्षिप्त उत्तर वाले के रूप में पूछे जाते हैं। या फिर देखो, जैसे क्वेश्चन पूछे गए तो डायरेक्ट आपको वही सत्य असत्य का निर्णय करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। तो समय सारणी यानी टाइम टेबल और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखो, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो ये यही है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होना चाहिए? लचीलापन। क्योंकि क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है वो यह बताती है, यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या बता रही है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए एक ऐसा हमको वातावरण तैयार करना है जिससे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका सामाजिक विकास करने के लिए उनके पास अच्छा अवसर, या अगर हम कहें पर्याप्त अवसर मिलता रहे। तो यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी है कि बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन होना चाहिए, टाइम टेबल भी सुटेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो क्या है क्वेश्चन? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो इंद्रिय गामक अवस्था है ये 0 से लेकर 2 वर्ष होती है, जहाँ पे बच्चा अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके चीज़ों को करना स्टार्ट करता है। तो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, जहाँ पे हमने बात की थी कि पहली जो होती है संवेदी गामक होती है, फिर होता है आपका पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, और फिर होती है औपचारिक संक्रियावस्था, जिसकी अलग अलग एज भी होती है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। जीन पियाजे से संबंधित 2011 से लेकर 2016 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में सीटेट के, वहाँ मैंने सारे प्रश्नों को कवर किया है, और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं उस चीज़ को, ताकि उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं वो कभी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और फोर्थ ऑप्शन है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण की योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये बच्चे के विकास पे आधारित है, और एक तरीके से कहा जाए तो पियाजे और जो वाइगोस्की हैं उनका एक चीज़ों पे मतभेद बहुत ज़्यादा होता है कि भाई, एक तरीके से कहा जाता है कि पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आती है फिर बाद में भाषा आता है, और वाइगोस्की का कहना है कि पहले क्या आता है? भाषा आता है, फिर क्या आती है? विचार आता है। तो यहाँ पे दोनों का इस चीज़ में मतभेद होता रहता है। तो इसके क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है यानी सेंसरी अवस्था जो होती है, जो 0 से लेकर 2 वर्ष होती है, इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है, नकल करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण इसमें शामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कोलबर्ग यानी कोहलबर्ग के अनुसार
जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो उनके अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों यानी मॉरल वैल्यू का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, मतलब आपको ये सिखाना है कि भाई कैसे बिहेवियर करना है, उसके लिए अगर आप कठोर निर्देश देकर, अगर हम बात करें धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ठीक है, और व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा क्या है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो 17 का आंसर है वो होगा नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं में उन्हें क्या करके, शामिल करके। तो यहाँ एक तरीके से हम बात करें, जो कोहलबर्ग हैं उनके अनुसार उनने स्टेजेस जो दी हैं उनके बारे में भी अगर आप इसकी वीडियो बनेगी यहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो कोहलबर्ग है उनकी जो थ्योरी है वो एक तरीके से ये दिखाती है, पहले तो आज्ञा पालक और दंड वाला रहता है, जिसमें बच्चा डर की वजह से चीज़ें करता है, मॉरल वैल्यू करना सीखता है, अपने नियमों के अनुसार बाद में करने लगता है। तो ये धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी भी हम चीज़ें समझेंगे। ये कोहलबर्ग की थ्योरी भी सीटेट में कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये भी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। यानी जो छोटे स्टूडेंट हैं वो अपने जो साथ वाले या और जो वयस्क हैं उनसे बड़े जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करके वो कुछ सीख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है उसका जो राइट आंसर है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। तो जब बच्चे, छोटे बच्चे बड़ों से इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो उनकी क्या होगा, उनके सामाजिक कौशल का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा बच्चों की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग करना चाहिए, या सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ अगर बात करें, कोई भी बच्चा जैसे नियोग्य है तो पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक का कर्तव्य ये नहीं है कि आप तुरंत उसकी पहले प्रवेश परीक्षा ले लो। नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना ये भी गलत है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है जो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ उनको चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरे प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां डैश 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 की ओर इंडिकेट करती हैं, यानी संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वह कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, फोर्थ है सीखने की अनुपस्थिति। तो जो विद्यार्थियों से त्रुटि होती है, जो सीखने में गलतियां होती हैं, वो क्या दर्शाती हैं एक तरीके से? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो अगर हम बात करें, प्रायः जो शिक्षार्थी की त्रुटियां हैं वो उसकी ओर इंडिकेट करते हैं कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर क्या करती हैं, एक तरीके से संकेत करती हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है। सीखने की अनुपस्थिति भी, वह कैसे सीखते हैं ये भी कभी कभी मैटर करता है, क्योंकि जब बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, तो एक तरीके से वो क्या होता है कि भाई वो किस तरीके से सीख रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका पहला चरण है। प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, और फोर्थ ऑप्शन है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो समस्या के प्रति जागरूकता, पहली बात तो अवेयरनेस जरूरी है। तो यहाँ पे समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता, क्योंकि समस्या समाधान का वह प्रतिमान है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लॉजिक थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समस्या यानी जो प्रॉब्लम है उसके प्रति अवेयर हैं, उसके प्रति जानकार हैं, सतर्क हैं, तो एक तरीके से हम अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और पर्यावरण के अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। जो मानव यानी ह्यूमन जो पर्सनालिटी है, जो ह्यूमन का व्यक्तित्व है, वो परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया का, ये क्या है, एक तरीके से परिणाम है। क्योंकि क्या होता है, आनुवांशिकता हमें क्या करते हैं, विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती हैं, और ये क्षमताएं विकसित होने के अवसर प्रदान करती हैं, कौन, वातावरण। तो एक तरीके से हमारा पोषण वगैरह वो सब कहाँ होता है, आनुवांशिकता में होता है, और जो पर्यावरण है वो हमें और डेवलप करने में मदद करती है। तो हम ये नहीं कर सकते कि आधा आधा है, यहाँ पे कहीं कहीं रोल आनुवांशिकता का ज्यादा है, कहीं रोल पर्यावरण का ज्यादा है। तो ये दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया का एक तरीके से परिणाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। फोर्थ 3 ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। और चौथा है प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन ऐसे भी आपको एग्जाम में दिखेंगे जिसको आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ये आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कंफ्यूजन एक दो ऑप्शन में होती है जहाँ पे हमें थोड़ा डाउट होता है, अदरवाइज एक दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है कि बच्चों की जो विकास यानी डेवलपमेंट जो दर है वो भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं। क्योंकि क्या है, बच्चों की जो विकास दर होती है वो भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके यानी अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी भाई कुछ बच्चों में प्रोग्रेस जो फास्ट हो जाता है, कुछ बच्चों में थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उनकी विकास की गति भी डिफरेंट होती है और सीखने के तरीके भी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या फिर आध्यात्मिक। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो राइट आंसर है वो है आनुभाविक। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है आनुभाविक, क्योंकि आनुभाविक सीखने का एक क्षेत्र होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, इनके द्वारा ही हमारी जो मौलिक व्यवहार है, जो हमारे मॉरल बिहेवियर है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। बहुत अनुभव क्या है, एक समय से लेकर आप अगर लंबे समय तक चीजें सीख रहे हैं, वही आपका अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। भाई अभी मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ टाइम बाद पढ़ाते पढ़ाते मुझे इस चीज की और बेहतर नॉलेज हो जाएगी, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, वही मेरा एक्सपीरियंस कहलाएगा। एक्सपीरियंस आपको एक नया, आपको न्यू चेंज करने में मदद करता है, आपको कुछ नया सीखने में हेल्प करता है। आपका एक करें तो एक तरीके का आपका चेंज आ जाता है और आप उससे बेहतर बन जाते हो। वो क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस के द्वारा ही होता है। हम बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीखते हैं, गलत सही ये सारी चीजें हमें एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चलती हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 है जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है। भाई टाइपिंग की एरर बड़ी हो गई है, माफ कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद ही टाइपिंग करती हूँ ना, तो कभी कभी ये होता है कि जब टाइपिंग करती हूँ तो वैसे तो सही हो जाता है लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। बाकी मैं आपको बता दूंगी ऊबने, ठीक है। ऊबने भी कैसे ठीक से लिखा भी ना है, मैं मुंह से बोल देती हूँ। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है यानी उसे बोरिंग सी होने लगती है, तो वह इस बात का संकेत है कि
कभी कभी देखते हो ना कि आप पढ़ाते हो, बच्चा ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों पे दिलचस्पी नहीं ले रहा है, बोर हो रहा है, तो बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है इसलिए उब रहा है। बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं इसलिए उब रहा है। तो मतलब ये तो कोई रीजन हुआ नहीं कि बच्चा सीखने की योग्यता नहीं रखता है इसलिए वो उब रहा है, बोर हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये भी कोई रीजन नहीं हुआ। बच्चों को अनुशंसित करने की जरूरत है, मतलब आप डिसिप्लिन में रखोगे तो नहीं उबेगा, ऐसा नहीं है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कोई काम अगर आप उसको बार बार कर रहे हो तो बच्चा क्या हो जाता है, एक तरीके से बोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज बार बार होती है तो बच्चा क्या करने लगता है, ऊबने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, यानी सोशलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो जो 26 है इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखो, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना ये कोई कंपल्सरी नहीं है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सदैव शब्द जहाँ सिटेट में आ जाता है कि भाई हमेशा पालन करना उस चीज का, वो गलत ही है। अपने सामाजिक मापदंड बनाना, आप अपने खुद सामाजिक मापदंड बनाओगे। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बेहतर है एक तरीके से कहा जाए तो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। विकास की दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो 27 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। 27 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 2। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो विकास जो आपका डेवलपमेंट है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि नहीं। तो एक तरीके से सिर्फ डेवलप जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कहा था कि जो आपकी अगर जैसे जीन पियाजे से संबंधित आ जाए कि भाई विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये किसने कहा है, तो वो पियाजे जी ने कहा था कि भाई जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बाकी जो आपका विकास है यानी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी गर्भ से कब्र तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, मानव विकास को जो मानव विकास के जो क्षेत्र हैं विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। तो इसका क्रम भी लगाने को कभी कभी आ जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसका क्रम मालूम हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्रम की बात करें तो इसका जो आपका 28 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी पहले क्या होगा, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट। संज्ञानात्मक मतलब आपका कॉग्निटिव। संवेगात्मक मतलब आपका इमोशनल। और शारीरिक मतलब क्या होगा आपका फिजिकल। ठीक है, तो ये जो 4th ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है और यही ऐसे क्रम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को दिखाते हैं। यह उपागम डैश 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 पर आधारित है। ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध पर, या पुनर्बलन के सिद्धांत पर, या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ज्ञान के निर्माण पर। 29 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ज्ञान के निर्माण पर।
एंड आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैड डैड डैश के कारण होता है। अच्छा, मतलब मम्मी से बच्चे का लगाव ज्यादा होता है, और जब छोटा बच्चा होता है भाई, उसके मम्मी से अगर अलग कर दिया जाए तो उसके बाद अगर वो रोने लगता है तो कारण क्या है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता। तो यहाँ पे अगर हम 30 की बात करेंगे तो 30 का जो राइट आंसर है संवेगात्मक दुश्चिंता, यानी इमोशनल होता है बच्चा, इमोशनल अटैच होता है उनसे। तो अगर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाए तो उससे प्रभावित होने लगता है, उससे रोने लगता है। एक तो लगाव रहता है ना, तो उससे अगर अलग कर दो थोड़ा सा भी तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ये कारण है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और लगातार इस चीज़ का जो बेनिफिट्स आपको मिल रहा है आप उसका लाभ ज़रूर लें। ये सारी चीज़ें, ये जो क्लासेज हैं, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए होती हैं। जो हम मेहनत करते हैं आप सभी के लिए करते हैं। बस अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो अपने फीडबैक कमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट आने वाले फ्यूचर के लिए, और लगातार ऐसे ही आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, हम आपका भरपूर साथ देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।